तो स्वागत है दर्शकों आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पर। पिछले लेक्चर में जो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, आज उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उनका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले कंटिन्यूस फंक्शन का एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला डिराइव किया था या फिर पढ़ा था, ठीक है। तो उसके ऊपर हम एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बोल देते हैं। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर d equal to 2t minus 5 meter per second between t equal to 2 seconds and t equal to 5 seconds। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर, इसके लिए एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 5 के बीच में। मतलब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी वेरी कर रही है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन को हम देखेंगे तो v हमें दे रखा है फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है हमारे पास, v डॉट dt, ठीक है ना। लिमिट बाई t1 से t2 रहेगी और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा dt। तो ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लोअर लिमिट और हाई लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट और हाई लिमिट, ठीक है। या आप अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे कि भाई दो वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब लोअर लिमिट और हाई लिमिट हमें अवेलेबल है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही लगेगा, ठीक है ना। मतलब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी कुछ इसके इक्विवेलेंट होगी, यहाँ से यूं लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v की जगह रखेंगे अपन 2t माइनस 5 डॉट dt, 2t माइनस 5 डॉट dt, ठीक है, v dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 2t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट क्या है अपने पास 2 से लेके 5 तक, तो 2 लोअर और 5 हायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, माइनस फाइव फाइव कॉन्स्टेंट है लेकिन dt का इंटीग्रेशन t होता है तो इसके साथ एक t आ जाएगा, तो -5 या इसके साथ एक t आ जाए और लिमिट इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है। तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा v डॉट डी टी इक्वल्स टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन टी स्क्वायर, तो पहले 5 का स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ये 5 है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3 5 जा 15, ठीक है, -15 और 25 तो 10, प्लस का 10 प्लस का 10 माइनस का 4 प्लस का 6, ओके। तो वी डी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई इतनी, ठीक है। इसकी यूनिट अपन लगा देंगे, मीटर इंटू सेकेंड नहीं है वैसे ये, है ना, यूनिट बाद में लगाएंगे जब ये पूरा फुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब सेकेंड जो पार्ट था हमारे पास हम निकालेंगे इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dt, dt का इंटीग्रेशन जो होता है वो सिंपल t के बराबर ही होता है, ठीक है। और जो हमारे पास टाइम था 5 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी न्यूमरेटर पार्ट मतलब इंटीग्रेशन v dt बाय इंटीग्रेशन dt,
तो बी डी टी की जगह हमारे पास 6 आ रहा है, डी टी की इंटीग्रेशन डी टी की जगह हमारे पास 3 आ रहा है। व्हाट वी गेट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो कुछ इस तरीके से, मतलब एक जनरल प्रॉब्लम है ये एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का, जिसमें हमने इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज किया है। आगे न्यूमेरिकल में भी आपको इसी तरीके का एस्पेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी स्ट्रेट लाइंस की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का हमने ग्राफ बनाया था और उसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सी नॉलेज ली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। फाइंड स्लोप कॉमा एंगल और क्या था, एंड y इंटरसेप्ट ऑफ, पहली थी हमारे पास, मतलब इसमें दो पार्ट ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो अपने पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस 2, ठीक है। तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो आप लास्ट लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको देखते ही पता चल जा रहा होगा कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है ना, जहां पे ये 1/√3 जो है स्लोप है और इसके आगे जो प्लस में ऐड हो रहा है +2, ये इसका इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, ओके। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे डायरेक्टली ही, ठीक है ना। हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर, हम इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 2, मतलब y इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव है, मतलब आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट कर रही है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू का यही मतलब है। और टेन थीटा हमारे पास 1/√3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1/√3 इज इक्वल टू 10 कितना होता है 30 डिग्री, हाँ 10 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। इसमें स्लोप पूछा था तो टेन थीटा ये रहा स्लोप, 1/√3 इसका स्लोप है। एंगल पूछा था, ये एंगल आ गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और वाई इंटरसेप्ट पूछा था तो ये आ गया वाई इंटरसेप्ट सी इक्वल टू 2, ठीक है। तो जनरल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए इसका एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड लाइन में भी हमें स्लोप एंगल एंड वाई इंटरसेप्ट निकालना है। अब वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी 3x प्लस 4y प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये इक्वल टू 0। अब इसका आपको स्लोप एंगल वगैरह जो भी इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो आपको निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको स्लोप इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, हमें इस वाली फॉर्म में y अलग चाहिए बिल्कुल, तो बाकी सारी चीजें उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो 4y हम इधर ही रख लेते हैं, सब उधर जाएगा, जाएगा -3x -2, ऐसा हो जाएगा कुछ। अब मैं 4 का नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -3/4x -2/4, मतलब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते तो कुछ इसी तरीके से आपको दिखेगी इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, दोनों साइन माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें स्लोप, तो हमारे पास स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप आ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है m, तो y इक्वल टू एम एक्स, ये जो सेपरेटेड वैल्यू है ये क्या हो जाएगा m। तो हमारे पास स्लोप पहला आंसर आ चुका है जो कि है हमारे पास -3/4, ठीक है, ये पहला आंसर है। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। उसके बाद है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट इस वाली इक्वेशन में आप देखेंगे तो -2/4, इसको अगर अपन थोड़ा, ये हो जाएगा -2/4, इसको -1/2 भी बोल सकते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट हो गया हमारे पास -1/2, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। तो एक आपको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर बेच दी और दूसरी हमने जनरल फॉर्म के ऊपर बेच दी। तो आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में वो आपसे स्लोप एंगल वाई इंटरसेप्ट वगैरह कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि इनके जनरल रिलेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 12th में एक टॉपिक है, वहां पर
बिल्कुल दिखाई देंगे आपको, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स है। चलिए अब लाइन का जो दूसरा फॉर्मेट था, ठीक है ना, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एंड क्वेश्चन सेज कि फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो पहली लाइन जो हमें दे रखी है एक्स और वाई इंटरसेप्ट के लिए, वो हमें दे रखी है 4x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमें इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट हमें अच्छे से निकालने हैं। अब एक्स और वाई के इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें एक्स टू पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, एक्स बाई ए माइनस या प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमको इस जनरल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सिंपल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है ना, तो हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, मतलब जो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें एक्स के नीचे इसका वेरिएबल चाहिए, लेकिन इक्वल टू में इधर 1 भी चाहिए, तो पहले पूरी इक्वेशन को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो 4/7 एक्स माइनस 3/7 वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलिए इनके अपॉन में लाते हैं। तो इसी की चीज को मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन 7/4 माइनस 3 सॉरी वाई बाय 7/3 इक्वल टू 1। तो अगर हम कंपेयर करके देख लेते हैं इस फॉर्मेट से, तो ये फॉर्मेट में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमको देखना क्या है कि ए क्या है और बी क्या है। ए क्या है और बी क्या है, तो ए तो है एक्स इंटरसेप्ट, ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू एक्स इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है 7/4, 7/4। और दूसरा जो हमारे पास बी है वो क्या है, वो है वाई इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 7/3। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आ गए। यहाँ पर हमें माइनस साइन को इंक्लूड करना पड़ेगा, -7/3। माइनस साइन को इसलिए इंक्लूड करना पड़ेगा बेटा क्योंकि फॉर्मेट के अंदर हमारे पास प्लस है, तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें बी की वैल्यू -7/3 होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी यहाँ पे अपने पास माइनस आएगा। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट पूछे थे, उन दोनों के आंसर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड मेजर एंड माइनर एक्सेस ऑफ ellipse x² / 25 प्लस y² / 144 इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड मेजर एंड माइनर एक्सेस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, ये इलिप्स की हमें एक इक्वेशन दे रखी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं इक्वेशन जो होती है इलिप्स की, वो होती है x² / a² प्लस y² / b² = 1। तो उस फॉर्मेट से अगर अपन इस फॉर्मेट को सीधा सीधा कंफर्म करें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है a² = 25। इसका मतलब a आ जाएगा हमारे पास ±5। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या पता चल रही है, दूसरी चीज हमें ये पता चल रही है कि b² जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, b² हमारे पास 144 आ रहा है, 144। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±12, भाई 12 का स्क्वायर होता है 144, देन तो b² = ±12। ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास और b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मेजर एंड माइनर, तो ए को मेजर बोलते हैं और ए को माइनर बोलते हैं, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, +-5 और +-12। अब इसमें देखने वाली बात यह है
कि ए प्लस माइनस दे रखा है और बी भी आपको प्लस माइनस दे रखा है। इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी +12 ऊपर है और -12 नीचे है। किससे? किस चीज से? ओरिजिन से। याद आया कल अपन ने इलिप्स कुछ इस तरीके से बना रखा था। ठीक है, अब ध्यान देना, इलिप्स में यहां पे भी बना सकता था ऐसा, ठीक है ना। लेकिन कल हमने जब इलिप्स बनाया था तो आप देखेंगे कि मैंने ओरिजिन को सेंटर में रख के बनाया था इलिप्स। ये अपना जो ओरिजिन है, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ हमारे पास 2b होती थी, देखना पिछले लेक्चर में, और ये पूरी लेंथ हमारे पास 2a होता था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2a है और ये हमारे पास पूरी की पूरी इतनी, ये 2b है इतनी, ठीक है। तो b की वैल्यू प्लस और -12 का मतलब ये है कि b की वैल्यू यहां से +12 ऊपर है, मतलब वो y एक्सिस को यहाँ पे काट रही +12 पे, और नीचे की तरफ -12 पे। आई कुछ बात समझ में? और a +-5 है, ठीक है ना। तो a +-5 है, तो a कौन सा हो गया? ये पूरा वाला, तो 2a, a +-5 है और b को भी 12, हम्म, हाँ। तो b की टोटल, तो b की टोटल जो थिकनेस है वो कितनी हो गई? +12 ऊपर -12 नीचे, 24, दोनों ऐड हो गए, तो ये टोटल थिकनेस कितनी हो गई? 24। तो ये तो हमारे पास देखो 24 आ रहा मैग्नीट्यूड में, ध्यान से तो सुनना। उसके बाद ये 2a है, ठीक है, मतलब +5 इधर और -5 इधर, तो है ये यहाँ पे हमारे पास +5 है और ये हमारे पास -5 है, ठीक है। a +5 इधर और -5 इधर, तो इसकी पूरी जो विड्थ होगी ये कितनी हो जाएगी? 5 और 5 10, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी? 10। इसकी कितनी हो रही थी? 24। तो आपको नहीं लगता कि ये अपना जो जनरल फॉर्मेट था वो इसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा? एग्जैक्टली exactly। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्चुअल एलिप्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें ये 2a होएगा क्योंकि इसमें भी वही था, और ये 2b होएगा क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू बड़ी आ रही है ना। तो जो बड़ी होती है उसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो बड़ी होती है उसे अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो मेजर एक्सिस, सॉरी, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा इसका? 2b, ठीक है, और माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? 2a। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2b की वैल्यू है 24 और इसकी वैल्यू है 10, तो यही हमारे यूनिक आंसर है, ठीक है ना। नीट के क्वेश्चंस के अंदर आपको ए ऑप्शन में मिल जाएगा 10 24, दूसरे ऑप्शन में मिल जाएगा 24 10, तीसरे ऑप्शन में मिल जाएगा आपको 24 5। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आप इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके वैल्यूज तो निकाल लिया है, ठीक है ना, बट वी स्टिल डोंट नो कि ए और बी की वैल्यू पे के ऊपर इसका जो ओरिएंटेशन है वो डिपेंड करता है। जनरल हम ऐसे बनाते हैं, जनरल हम ऐसे बनाते हैं, ए को मेजर लेते हैं, बी को माइनर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी इसेंट्रिसिटी के साथ छेड़छाड़ की जाए तो ये यूं पिचकने लग जाता है, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। मतलब ये केस है जब ए ग्रेटर देन बी है, और ये वो वाला केस है जब ए लेस देन बी है। आई कुछ बात समझ में? तो जब ए लेस देन बी होता है तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो उस केस में इनके जो नेम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ए मेजर एक्सिस था लेकिन यहाँ पर ए मेजर एक्सिस नहीं है, ये पॉइंट करने वाली बात है। तो आपको नीट के न्यूमेरिकल्स में इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं
तो बच्चा जनरली दिमाग में ये लेके चलता है, वो पहले वाले को आंसर लगा देता है। ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के आपको टैक्टिक्स आने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड, खिचड़ी तो नहीं पक रही। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, क्या है सर्कल हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5। ठीक है। तो ये हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, कल अपन ने सर्कल भी पढ़ा था ना, सर्कल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने को कहा गया है और रेडियस फाइंड करने को कहा गया है। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सर्कल का जो फॉर्मेट था ये उसके जैसा नहीं दिख रहा है। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उस फॉर्मेट की तरह नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो हमारे पास था एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए एक्स की टर्म्स को अपन अलग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का 5 है तो इसमें से 4 में इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 1 में इधर लिख देता हूँ और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, यहाँ पर 4 आएगा, 1 इधर आ गया ना, 5 में से 1 इधर आ गया तो इधर पर 4 आएगा। तो अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, 5 के दो एडिशन कर दिए, एक 1 और एक 4, 5 को इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इन तीनों का आप ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, फॉर्मूला लिख देते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना। एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर भी माइनस होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे रीअरेंज करने के बाद। तो ये तीन टर्म मिलके मेरे पास बन जाएगी एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस, उसके बाद अब ये देखिए 2a, तो आगे वाली टर्म तो y आ जाएगी, पीछे वाला 2, ये 2 का स्क्वायर होता है तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपको यही मिलेगी, नीचे पीछे की तीन टर्म। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास इक्वल टू आ रहा है 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है। देन अब हमारे पास जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो चलिए हम क्या जानते हैं, बाय कंपेयरिंग फॉर्मेट से अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये देखिए माइनस ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 एंड जो बी है, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आना चाहिए, देखो। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने -2 वैल्यू रख दी, तो ए इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू -2, ये दो वैल्यूज आ गई है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट, मतलब पहला आंसर तो हमारा आ चुका है। एंड रेडियस, और रेडियस के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो आर स्क्वायर है वो हमारे पास 1 के बराबर है, तो आर हमारे पास हो जाएगा 1, ये दूसरा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको इक्वेशन ही थोड़ी ऐसी इस तरीके से दे रखी थी
ताकि आप इसके अंदर फॉर्मेट ठीक नहीं मतलब लगा नहीं पाओ। तो इसी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस या इसी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप कैलकुलेशंस आपको फिजिक्स में अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं इसका। फाइंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन एक्टिंग एज f is equals to 3t square minus 2t plus 1 at t equal to 5 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर हमें एवरेज फोर्स निकालना है। ठीक है, किसका? इस वाले फंक्शन का। इस वाले फंक्शन का निकालेंगे ना अपन। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो सॉल्यूशन अपन ले लेते हैं। सॉल्यूशन में एवरेज का फॉर्मूला अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, मतलब एफ एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी। ठीक है, यहाँ पे T1 से T2 आ जाएगा, है ना। लिमिट अभी कैसे लगानी मैं आगे बताऊंगा। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, लिमिट हायर लिमिट तो हमें दिख रही है 5, मतलब हमें कहाँ तक निकालना है? 5 सेकेंड तक। कहाँ तक निकालना है? 5 सेकेंड तक। तो एवरेज फोर्स हमें निकालना है 5 सेकेंड तक, तो लोअर लिमिट हमारे पास जीरो होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या होनी चाहिए? जीरो। तो चलिए अगर हम t इक्वल टू जीरो पर देखें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन 3, इधर लिख लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 डॉट डी टी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, यह आ जाएगा टी क्यूब बाय 3 माइनस 2 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस डी टी, वन का डी टी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी जो लिमिट्स थी वो हम कहाँ से लगाएंगे? वो हम लगाएंगे जीरो से लेके 5 तक। जीरो से लेके 5 तक, जीरो से लेके 5 तक। तो कुछ आई बात समझ में? और जीरो से लेने का मैं सिग्निफिकेंस में भी आपको बताऊंगा कि एवरेज फोर्स निकालने में कैसे देगा। ठीक है, चलिए लिमिट लगा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एफ एवरेज इज इक्वल्स टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये हमारे पास सॉल्व हो क्या जाएगा? 125 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 हो गया था, 2 से 2 कैंसिल, टी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25। ओके देन, और यहाँ पे 5 माइनस जीरो 5, तो आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो माइनस 25 प्लस 5 मतलब माइनस 20, या फिर 125 में से 25 गए तो 100, 100 प्लस 5 105। तो एवरेज फोर्स हमारे पास आ जाएगा 105 न्यूटन। ठीक है, और यही आपका आंसर है। बोले कि एवरेज फोर्स पूछा था ना बनते हैं। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो अगर आप समझ लेंगे तो आप आईआईटी लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग रखने में मतलब समर्थता जताएंगे। देखिए, अगर मैं फोर्स के एक्सप्रेशन में P इक्वल टू जीरो कर देता हूं तो, ठीक है ना, मीन्स ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मैं कि इफ P इक्वल टू जीरो, तो F एट जीरो, मतलब जब हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ था, है ना, T इक्वल टू जीरो को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन स्टार्ट, है ना। तो F नो जीरो, तो फर्स्ट टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। भाई टी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो जीरो हो जाता है, फिर माइनस जीरो, उसके बाद प्लस 1। तो 1 न्यूटन हमारे पास अभी भी फोर्स क्या है? 1 न्यूटन। मतलब टी इक्वल टू जीरो पे हमारे पास फोर्स कितना था? 1 न्यूटन। और अगर मैं टी इक्वल टू 5 पे निकालूं, ठीक है ना, टी इक्वल टू 5 पे निकालूं, टी इक्वल टू 5 पे निकालेंगे F5, कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 माइनस 2t, है ना,
मतलब 5 टू द 10 -10 then +1, what we get 75 - 10 65 65 + 1 66, this is 66। ठीक है, तो फोर्स के अंदर कितना बदलाव हुआ है 1 न्यूटन से 66 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्राफ देखें, ये टी का एक्सिस है, ये 0 है, ये फोर्स का एक्सिस है। ओके, तो t इक्वल टू 0 पर हमारे पास फोर्स कितना है 1 2 3, ये स्केलिंग है। तो t इक्वल टू 0 पर हमारा फोर्स है 1 न्यूटन, मतलब यहां पर कहीं t की वैल्यू 0 है तब तक यहाँ पे एक्सिस पे t चल रहा है, जब t की वैल्यू 0 थी हमारा यहाँ पे था। ठीक है, और जब t की वैल्यू 5 थी तब हमारा ग्राफ कहाँ पे था 66 पे। तो 66 यहाँ कहीं होगा ऊपर की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, समझ रहे हो ना आप। 66 यहाँ 66 यहाँ होगा कहीं ऊपर, ये t इक्वल टू 5 पर। तो कुछ इस तरीके से क्या बनेगी, लाइन बनेगी या कर बनेगी, बोल सकते हैं कि कर बनेगी। ठीक है, अब देखिए ये पीछे एक्स एक्सिस पे इसका ये वाला जो पार्ट है ये दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट मैंने इसको पीछे बढ़ाया और एक्स एक्सिस से कट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन बच रहा है ये एरिया इंटीग्रेशन में इंक्लूड नहीं हुआ है, ये एरिया इंटीग्रेशन में इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व और एरिया अंडर द लिमिट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, यहां पर हमसे निकलवाया था एरिया अंडर द लिमिट्स, और तो हमने कहां से कहां तक का निकाला था, यहाँ 0 से लेके आगे तक का ये पूरा एरिया, ये वाला जो भी इस लाइन के नीचे नीचे आ रहा है यहाँ 5 तक, ये पूरा एरिया लिया था हमने। ठीक है, जो कितना आया था 66 - 1 65 न्यूटन, तो ये हमारे पास 65 न्यूटन आ गया है। और ये जो छोटा सा हिस्सा बच रहा है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट नहीं किया इस वाले इंटीग्रेशन में, उसकी वैल्यू है 1 न्यूटन, ये हमारे पास है 1 न्यूटन। तो कुछ इस तरीके से इस तरीके से आप सोचने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का ही ले लेते हैं। फाइंड एरिया अंडर कर्व फ्रॉम थीटा इक्वल टू -π/3 टू +π/6। ठीक है, फॉर y इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें एक फंक्शन दिया है और उसके साथ में 2 लिमिट दी गई है, मतलब वो आपसे इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स करवाना चाह रहा है ना, वो आपसे पूरी वैल्यू नहीं पूछ रहा। मतलब इसी क्वेश्चन का एक एडवांस वर्जन है। कॉस का फंक्शन आप जानते होंगे, इसका ग्राफ हमने बनाया था, कुछ इस तरीके से बनता था वो। ठीक है ना, यहाँ से फ्री में जाता था इस तरीके से, साइन से 90 डिग्री आगे कसका हुआ, तो ये ग्राफ है। तो इसके अंदर हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व में देखिए कुछ एरिया ऊपर की तरफ है, कुछ एरिया नीचे की तरफ है, तो ये एरिया प्लस है और ये एरिया माइनस है। ठीक है ना, इस चीज का सिग्निफिकेंस हमें काइनेमेटिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अभी अगर वो आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज पूछता है कि भैया मेरे को तो सिर्फ एरिया देखना है कि एरिया कितना कवर हुआ है, तो आप ऊपर वाले को नीचे वाले को सबको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। लेकिन जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जो है वो y पॉजिटिव में जा रहा था, वो एरिया पॉजिटिव होंगे और ये दोनों एरिया नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है, और θ1 और θ2 की वैल्यू हमें दे रखी है -π/3 से +π/6 तक, मतलब -π/3 कुछ इधर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, -π/3 ये आ गया था अब इधर इस तरफ से, तो मैंने लाइन से काट दिया अपना ग्राफ। दूसरा आ जाएगा +π/6, +π/6 इधर आ जाएगा, है ना, ये +π/6 आ गया, इससे भी मैंने ऊपर काट दिया। तो इसके बीच का जो ये रीजन है, ये वाला क्वेश्चन आपसे ये वाला जो एरिया है वो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दिमाग में तुरंत देखते से ही बन जानी चाहिए। ठीक है, ये कब ऐसा कब होता है, प्रैक्टिस। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो y इज फंक्शन ऑफ थीटा, y क्या है थीटा का फंक्शन है, और
जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी थीटा। वैल्यू रख देंगे, y की जगह हमारे पास आ जाएगा cos थीटा डॉट डी थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अब हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, तो ये हायर लिमिट है प्लस पाई बाय 6 और ये लोअर लिमिट है माइनस पाई बाय 6। ओके, तो जब हम ये लिमिट यहाँ पर इम्प्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी आई की वैल्यू साइन पाई बाय 6 माइनस साइन माइनस पाई बाय 6। ठीक है, अब साइन माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो आई हमारे पास आ जाएगा साइन पाई बाय 6 प्लस साइन सॉरी 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 पाई बाय 3 था बेटा, यहाँ पर पाई बाय 3 था। दिस इज पाई बाय 3, दिस इज अगेन पाई बाय 3, दिस इज अगेन पाई बाय 3 एंड दैट वन इज पाई बाय 6। ओके, तो साइन पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 6, इनकी वैल्यूज हम डालेंगे। साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री रूट 3 बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1 बाय 2, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3 प्लस 1 बाय 2 यूनिट्स। मतलब जो भी हमने यहाँ पे यूनिट ली होगी सेंटीमीटर मीटर, उसके स्क्वायर में आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। ये एरिया निकाला हमने इसका कॉस का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन होंगे, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन होंगे, जिन्हें आपको इसी तरीके से इजीली वे में करते जाना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब प्रैक्टिस के हिसाब से हम बाद में इसके कई और लेक्चर्स बना सकते हैं अगर आपकी डिमांड हुई तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो फिजिक्स की बुनियाद है। फिजिक्स की बुनियाद नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम आपके 11वीं की मैकेनिक्स की तो बुनियाद है। ठीक है ना, आप अंदाजा लगाइए, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि उस चैप्टर का क्या नाम है। तब तक के लिए, है ना, तब तक के लिए इस चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।